नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह वैदिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम सभी लोग पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं। चट्टानें भी हमारे स्थलमंडल का हिस्सा हुआ करती हैं। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि चट्टान किसे कहते हैं, यानी चट्टानें किसे कहते हैं। इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली वे सभी मुलायम या कठोर पदार्थ चट्टान किसे कहते हैं मित्रों, कि पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले वे सभी मुलायम एवं कठोर पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। तो मित्रों, देखते हैं कि जो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले वे सभी मुलायम या कठोर पदार्थ जो होते हैं वो सब चट्टान के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चट्टान है वो किसी एक खनिज से नहीं बनता, यहाँ पर अनेक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। तो चट्टानों में क्या होता है मित्रों? चट्टानों में अनेक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। अनेक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी की क्रस्ट है मित्रों, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा तत्वों का अस्तित्व विद्यमान है। यानी पृथ्वी की क्रस्ट पर 100 से भी अधिक ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है, इस क्रस्ट पर लगभग 100 से अधिक तत्व विद्यमान है। लेकिन ये जो क्रस्ट है ये 98% इस क्रस्ट का निर्माण 8 तत्वों से ही होता है। कितने तत्वों से मित्रों? 8 तत्वों से। कई बार हमारी यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो 98% हिस्सा लगभग कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है। तो समझ गए होंगे मित्रों कि तत्व तो लगभग 100 से ज़्यादा विद्यमान है, लेकिन 8 तत्वों से ही लगभग 98% हिस्सा क्रस्ट का निर्मित होता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं मित्रों कि वो जो 8 तत्व हैं वो कौन कौन से 8 तत्व हैं जिनका अस्तित्व यहाँ पर विद्यमान है। तो हम चलते हैं, सबसे ज़्यादा पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। क्या है मित्रों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम। चौथे नंबर पर लोहा। 5वें नंबर पर कैल्शियम। 6 नंबर पर सोडियम। 7 नंबर पर पोटेशियम और 8 नंबर पर मैग्नीशियम। तो मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो 8 तत्व जिनसे 98% क्रस्ट का निर्माण होता है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा ऑक्सीजन का है। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब हम वायुमंडल को पढ़े थे तब हम देखे थे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पृथ्वी की सतह की बात की जाए तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है मित्रों? ऑक्सीजन का हिस्सा होता है। ये ऑक्सीजन लगभग पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी की सतह पर 46.80% पाई जाती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सिलिकॉन 27.72%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.32%। तो इस तरीके से जो हमने एक क्रम आपको दिया है, ये क्रम जो है ये घटते हुए क्रम में है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम एल्युमिनियम, फिर उससे कम लोहा। तो इस तरीके से हम देखते हैं इन 8 तत्वों को
जो है हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं कि इनका क्रम मिलान करने के लिए आ जाता है कि घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में पृथ्वी की कक्ष पर जो तत्व मौजूद हैं उनको आप मिलान करिए। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका जो है अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर है। अब चलिए चलते हैं हम चट्टानों के बारे में देखते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में जो भी हमारे सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं मित्रों, चट्टानों के प्रकार की बात करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारी चट्टान है वो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। मित्रों चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली चट्टान है जिसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरे नंबर पर जो हमारी चट्टान है उसे हम बोलते हैं अवसादी, अवसादी चट्टान। और तीसरे नंबर पर जो हमारी चट्टान है जिसे हम बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे और हमारी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह यहाँ से कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान क्या है। जैसा कि नाम से ही मित्रों यहाँ पर विदित होता है, आग्नेय का संबंध किससे होता है? आग से होता है, आग यानी लावा से। अब हम देखते हैं कि लावा कहाँ से निकलता है? ये ज्वालामुखी के उद्गार से लावा प्रकट होता है। तो हम ये समझ गए कि हमारी चट्टान का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार से कैसे हुआ है, चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं आप आग्नेय चट्टाने के बारे में। मित्रों ये हमारा जो सबसे निचली पृथ्वी का जो धरातल है, यहाँ पर तमाम ताप और दाब के कारण, ठीक है, ताप और दाब के कारण यहाँ बहुत सारा पिघला हुआ पदार्थ होता है, पिघला हुआ पदार्थ। इस पिघले हुए पदार्थ को क्या हम नाम देते हैं? मैग्मा। मित्रों क्या नाम देते हैं? मैग्मा। यही मैग्मा जब पृथ्वी पर ऊपर की तरफ निकलने लगता है यानी ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो इस तरीके से जो है ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर पृथ्वी की सतह को फाड़ करके निकलने लगता है। तो इसी से जो है ज्वालामुखियों का उद्गार होता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकलता है मित्रों, तो काफ़ी वर्षों तक ये जो पदार्थ पिघला हुआ ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने पर एक ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद ये कठोरतम रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है मित्रों? ये कठोरतम रूप ले लेता है। और कठोरतम रूप लेने से ही ये चट्टान का निर्माण करता है, जिसे हम कौन सी चट्टान बोलते हैं? यहाँ से पैदा होती है बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। तो अब हम ये समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ होता है वो क्रेटर के माध्यम से, ये ज्वालामुखी का जो मुख होता है इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? इसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर के माध्यम से जब पृथ्वी की सतह को फाड़ करके निकलने लगता है, तो पृथ्वी की सतह को फाड़ करके निकलने के बाद जब ये पिघला हुआ पदार्थ ये ठंडा होता है, कठोरतम रूप ले लेता है, तो इसे हम बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं मित्रों कि यहीं सतह पर ही कुछ पदार्थ यहाँ पर जो बाहर नहीं निकल पाता है और यहीं पर जो है जम जाता है। यहीं पर मित्रों ये क्या हो जाता है? यहाँ पर मित्रों ये जम जाता है, जिससे ये जमे हुए भाग को जो है यहाँ पर जो है कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान बोलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी पृथ्वी में बहुत सारी दरारें पड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी दरारें होती हैं। इन दरारों में जो है ये पिघला हुआ जो ये मैग्मा ये भर जाता है और भरने के बाद यहाँ पर जो है इन दरारों में ये कठोरतम रूप ले लेता है।
इस तरीके से पृथ्वी के अंदर जो दरारें होती हैं, दरारों में भरने के बाद ये कठोरतम रूप ले लेता है। इस प्रकार की जो चट्टानें बन जाती हैं, कठोरतम रूप लेते हैं, इन चट्टानों को हम मध्यस्थीय चट्टानें बोलते हैं। इन मध्यस्थीय चट्टानों में जो है, जिनके नाम बैकोलिथ, फाइकोलिथ, सिल, डाइक, यानी ये चट्टानें क्या हैं? बैकोलिथ, वैकोलिथ, फाइकोलिथ, सिल, डाइक, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अब मित्रों चलते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों को हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि आग्नेय चट्टानें, फिर से देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा हमारा तरल पदार्थ होता है वो क्रेटर के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने पर बहुत सारा जो हमारा ये लावा होता है, ये क्या है मित्रों? लावा। ये लावा जब पिघला हुआ भाग पृथ्वी के बाहर आता है, फिर ठंडा होता है। ठंडे होने के बाद ये जम जाता है एक स्थान पर, जिसे हम चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम बेसाल्ट की चट्टान कहते हैं। और यही लावा जब पृथ्वी के धरातल के अंदर ही जो है कठोरतम रूप धारण कर लेता है, बाहर नहीं निकल पाता है, वहाँ पर जब चट्टान बन जाती है तो इसे हम ग्रेनाइट की चट्टान यानी ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं। और यही लावा जब पृथ्वी के अंदर जो तमाम सारी दरारें होती हैं, उन दरारों में जा कर के भर जाता है और एक कठोरतम रूप ले लेता है, तो इस प्रकार ये जो है चट्टानें बन जाती हैं। इन चट्टानों को हम बैकोलिथ, फाइकोलिथ, सिल या डाइक बोलते हैं। तो ये सारी चट्टानें जो हमारी हैं, बेसाल्ट की चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें, बैकोलिथ, फाइकोलिथ, सिल, डाइक चट्टानें जो होती हैं, ये सारी चट्टानें हमारी कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। मित्रों हम देखते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों को हम कितने तरीकों से पढ़ते हैं? आग्नेय चट्टानें हमारी जो है दो तरीके की चट्टानें होती हैं। एक होती है बाह्य चट्टान यानी बाह्य आग्नेय, और दूसरी होती है आंतरिक आग्नेय। आंतरिक आग्नेय। जो बाह्य आग्नेय होती हैं, बाह्य आग्नेय हमारी बेसाल्ट हैं, देख रहे होंगे मित्रों, बाह्य आग्नेय बेसाल्ट की चट्टानें हैं। और आंतरिक चट्टानें दो प्रकार की हो जाती हैं। एक पाताली चट्टानें हो जाती हैं। कौन सी मित्रों? पाताली चट्टानें। पाताली चट्टानों में ग्रेनाइट चट्टान आ जाती है, ग्रेनाइट। और एक होती है मध्यस्थीय चट्टानें। मध्यस्थीय चट्टानों में आपकी बैकोलिथ, फाइकोलिथ, इसमें बैकोलिथ, फाइकोलिथ और सिल और डाइट यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं, ये सारी चट्टानें हमारी मध्यस्थीय चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि मित्रों जो आग्नेय चट्टानों से और कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इन पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये इनका निर्माण जो है लावा के ठंडे होने से होता है। लावा के ठंडे होने से ये देखा जाता है कि इनमें कोई भी परतें नहीं पाई जाती हैं। परतें ना पाई जाने के कारण जो है ये रवेदार चट्टानें होती हैं। और रवेदार चट्टानें होने के कारण, चूँकि अग्नि से ये गर्म अग्नि लावा से ठंडी होकर के बनती हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह प्रश्न है, जीवाश्म से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। हम जीवाश्म के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों समझ गए होंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान यानी आग से निर्मित होती है। ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा होता है वो बाहर की तरफ निकलता है पिघला हुआ मैग्मा लावा के रूप में। बाहर जब ये ठंडा हो जाता है तो ये बेसाल्ट का रूप धारण कर लेता है। अंदर ही जब ये ठंडा होकर के ये पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाता है तो ये ग्रेनाइट चट्टानें बनाता है। दराजों में भरी हुई जो भी मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है, जिसमें बैकोलिथ, फाइकोलिथ, सिल, डाइक आदि बनाते हैं चट्टानें। इसके बाद हम इनके प्रकार को, अगर इसी को हम बांट लें तो इसको प्रकार भी हम देख लेते हैं, जिसमें से बाह्य आग्नेय चट्टानें, बेसाल्ट है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, ये सारी आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं, जिनमें हमारी जो है ग्रेनाइट और ये आपकी बैकोलिथ, फाइकोलिथ आती हैं। तो ये ग्रेनाइट पाताली चट्टान इसलिए कही जाती है क्योंकि ये पृथ्वी से सबसे नीचे धरातल में होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे साल्ट होते हैं, उन्हीं से इन चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे हम रवेदार चट्टानें भी बोलते हैं। इनमें परतें किसी भी तरीके से नहीं पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम मित्रों देखते हैं कि ये जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। इनको मिटाए दे रहे हैं मित्रों। दूसरे नंबर पर हमारी जो चट्टानें हैं, जिनको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं
कि ये जो हमारी ये ग्रेनाइट चट्टानें हैं, इन ग्रेनाइट चट्टानों में धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि इनका अपर्दन होता है वायु के द्वारा या जल के द्वारा। इन चट्टानों का अपर्दन होने के कारण इनके जो अवसाद हैं वो अवसाद दूर चले जाते हैं अपर्दन के कारण, और इनके अपर्दन के कारण इनके अवसाद दूर चले जाते हैं और वो अवसाद एक जगह पर एकत्रित होकर के एक कठोरतम रूप ले लेते हैं। अब इसमें हम ये मित्रों देखते हैं कि इनका अवसाद होने से यहाँ पर देखते हैं कि परत दर परत यहाँ पर जो है परतें जमती चली जाती हैं। इन परतें जमती चली जाती हैं तो इन परतों के बीच में हमारे जो भी वनस्पतियाँ या जीव इनमें दब जाते हैं। ठीक, इन वनस्पतियों और जीवों के दबे होने के कारण ही इनके अंदर इनके परतों के बीच में क्या पाए जाते हैं मित्रों? जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये अवसाद के कारण, ये इन चट्टानों के अवसाद के कारण ही यहाँ पर जो इनके कण आकर के एक जो है एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो यही जो है अपर्दन के द्वारा यानी हवा जल के द्वारा जब अवसाद दूसरी जगह चले जाते हैं और जम जाते हैं, जिससे एक परत का निर्माण हो जाता है, परत का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं मित्रों? अवसादी चट्टान। अब हम ये देखते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें एक परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें बीच में जो वनस्पतियाँ या जो जीव जंतुओं के अवशेष दबे हुए होते हैं, इससे जीवाश्म होते हैं। अब मित्रों समझ गए होंगे कि जीवाश्म किसे कहते हैं। मित्रों जीवाश्म से हमारा जो तात्पर्य होता है वो नीचे दबी हुई वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे या जीव होते हैं। जीवाश्म क्या होता है? नीचे दबी हुई वनस्पतियाँ, जीव जंतु, वनस्पतियाँ यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब अवसाद बनाते हैं, जीवाश्म होते हैं। ठीक है। अब ये अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। मित्रों इन अवसादी चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जो अवसाद इकट्ठा होते हैं, जो अवसाद ये धरातल पर जो है आकर के इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि अवसादी चट्टानों में कैसा परिवर्तन होता है मित्रों? यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से जो अवसाद उत्पन्न होते हैं, इन अवसादों से निर्माण होता है किसका? बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर का यानी धरातल पर ही जो अवसाद होते हैं उनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? बलुआ पत्थर का होता है। और कुछ ऐसे अवसाद होते हैं मित्रों जो जल के अंदर भी चले जाते हैं। जल के अंदर जाने से यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होते हैं और धीरे धीरे जल के अंदर चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जल के अंदर जो चट्टानें अवसाद के रूप में एकत्रित होती हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। ठीक, तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्थल पर ये अवसाद एकत्रित होते हैं, जिनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनको हम बलुआ पत्थर के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जल के अंदर ही जो हमारे अवसाद चले जाते हैं, जिनमें हम जो है जिनको हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि मित्रों कि जो वनस्पतियाँ या जीव जंतु नीचे दबे हुए होते हैं नीचे दबे हुए होते हैं, तो वो जो जीवाश्म होते हैं इनमें भी तमाम सारे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसमें भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने से मित्रों यहाँ पर जो है क्या बनता है? यहाँ पर जो है कोयला और पेट्रोल। इस प्रकार देखते हैं कि जो जीवाश्म में हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं या भौतिक परिवर्तन होते हैं, इसमें कोयला और पेट्रोल का निर्माण होता है। अब इस प्रकार से जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टानों को फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें हमारी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनको अपर्दन के कारण या मृदा ये जो अपर्दन के कारण, जिसमें से हमारा जल है और वायु के द्वारा जो अपर्दित होती हैं, इसमें जो अवसाद एकत्रित होते हैं जो धरातल पर ही रह जाते हैं, जिनसे बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। और कुछ ऐसे जो है अवसाद होते हैं जो जल के अंदर चले जाते हैं, जिससे जो है चूना पत्थर का निर्माण होता है। और इन
कि नीचे जो परतों में अवसाद होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो जब नीचे दबे हुए होते हैं, उनमें जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे कोयला और पेट्रोल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो अवसादी चट्टानें हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अब चलिए मित्रों चलते हैं कि जो रूपांतरित चट्टानें क्या हैं। तीसरे नंबर पर कौन सी चट्टानें हैं? रूपांतरित चट्टानें। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी चट्टानें हैं, जिसमें हमारी जो है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, कोयला, ये जो जीवाश्म है, तो इसमें तमाम सारे जो क्या कहते हैं कि इसमें ताप एवं दाब के कारण बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको मिटा रहे हैं मित्रों। जो रूपांतरित चट्टानें हैं, ये रूपांतरित चट्टानें ताप और दाब के कारण इसमें विशेष परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। नाम से ही आपको जैसे पता होगा, रूपांतरित का मतलब ही होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन का मतलब है कि इनकी काया जिससे हम दिखते हैं वैसे ये परिवर्तित हो जाते हैं। जब रूप परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तन कैसे होता है? रूप परिवर्तन ताप एवं दाब से। तो ताप एवं दाब के कारण जब हमारी इन चट्टानों में रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो रूपांतरित चट्टानों में जैसे हमारा जो बलुआ पत्थर है, ठीक, जो हमारा बलुआ पत्थर बना था, बलुआ पत्थर में जब ताप और दाब के कारण ये बन जाता है क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें मित्रों? क्वार्टजाइट। और जो हमारा चूना पत्थर है, ये ताप और दाब में के कारण किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो कोयला और पेट्रोलियम है, कोयला या पेट्रोलियम, ये ग्रेफाइट क्या होता है मित्रों? ये कार्बन का ही रूप होता है, और हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखते हैं कि ये जो हमारी जीवाश्म, जहाँ से जीवाश्मों से जो बनता है कोयला और पेट्रोलियम में भी ताप और दाब के कारण जो इसका रूप परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर हमें ग्रेफाइट प्राप्त होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप होता है, ठीक है। इन्हीं से जो है हीरे का भी निर्माण होता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट चट्टान जो है वो नीस में परिवर्तित हो जाती है। ग्रेनाइट चट्टान मित्रों किस में परिवर्तित हो जाती है? नीस में परिवर्तित हो जाती है। और जो बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाती है। जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट वो एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों हम सभी लोगों ने चट्टान के रूप में पढ़ लिया कि हमारी जो चट्टानें हैं, फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, कि हमारी जो चट्टानें हैं मित्रों, वो चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले वे सभी मुलायम या कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं ये विभिन्न सम्मिश्रण के बने हुए होते हैं, विभिन्न खनिजों के बने हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो क्रस्ट है, पृथ्वी है, इस पर लगभग 100 तत्वों से भी ज़्यादा अधिक जो है विद्यमान है, अस्तित्व विद्यमान है। लेकिन उसमें देखते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट का 98% हिस्सा जो है 8 प्रकार के ही तत्वों से मिलकर के बना होता है। जो 8 प्रकार के तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, चलते हैं चट्टान के प्रकार। तो चट्टान के प्रकार मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होती है वो ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी के अंदर तमाम सारा पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो क्रैटर के माध्यम से लावा के रूप में बाहर निकलता है, वही आगे बाहर धरातल पर जाकर के ठंडा होता है, जो चट्टान का रूप ले लेता है। ऐसी चट्टान को मित्रों हम क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। ये बेसाल्ट चट्टान बाह्य आग्नेय चट्टान के रूप में जानी जाती है।
फिर ये देखते हैं कि जो कुछ लावा जो होता है वो पृथ्वी के धरातल के अंदर ही रहता है, वहीं पर ठंडा हो जाता है और चट्टान का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की चट्टानों को मित्रों हम जो है ग्रेनाइट की चट्टान बोलते हैं। ये ग्रेनाइट की चट्टानें हमारी पाताली चट्टानें होती हैं, धरातल से सबसे नीचे होती हैं। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल में ही तमाम सारी दराजें होती हैं, दराजें पाई जाती हैं। इन दराजों में जो पिघला हुआ मैग्मा भर जाता है और फिर ठंडा होकर के कठोरतम चट्टान का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं मित्रों, तो ये चट्टानें हमारी जो है बैकोलिथ, फाइकोलिथ, सिल और डाइक के रूप में होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन्हीं चट्टानों से तमाम सारा मृदा और जल और वायु के कारण इनका अपर्दन होता रहता है। फिर ये अपर्दन होने के कारण जो है इनके जो अवशेष होते हैं, ठीक है, वो दूर चले जाते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे परत दर परत वो जमते चले जाते हैं। परत दर परत इनके अवसाद जम जाते हैं, इस कारण ही इनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। इनके परतों के नीचे जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु दब जाते हैं, उनके जीवाश्म वहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से मित्रों आता है कि कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो कौन सी चट्टानें इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? वो अवसादी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, बाकी किसी भी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं, यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो कुछ अवसाद जो है धरातल पर आकर के वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण बलुआ पत्थर का निर्माण करते हैं। और कुछ अवसाद जल के अंदर चले जाते हैं, जल के अंदर वहाँ पर इकट्ठा होकर के एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो उसे हम चूना पत्थर कहते हैं। फिर इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें होती हैं। इन अवसादों में जीवाश्म होते हैं, उन जीवाश्मों में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इससे जो है मित्रों कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, तो हमारी जो अग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों से जो भी चट्टानें प्राप्त होती हैं, उनमें जब ताप और दाब के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार की जब नई चट्टानें पैदा होती हैं, उनको हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। जैसे बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, चूना पत्थर के ताप दाब के कारण रूप परिवर्तन होकर के संगमरमर का रूप ले लेता है, कोयला और पेट्रोलियम से ग्रेफाइट जो कार्बन का रूप होता है, और हीरे का निर्माण होता है, और ग्रेनाइट से नीस और बेसाल्ट से एम्फीपोलाइट चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हम सभी लोगों ने चट्टानों के बारे में बेहतर अध्ययन किया, और हम सभी लोग जो है इसको अन्य भी किताबों में जहाँ से भी आपका स्रोत हो, इससे बेहतर पढ़ाई कर लेना, और कोशिश ये करना कि यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण स्वयं करें और पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। और लगभग जो भी आपके सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे ज़्यादातर। तो चलिए मित्रों, आपका दिन शुभ हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बने रहिए वैदिक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।